स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 9th केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स के बारे में यानी कि हम इसमें जानने जाएंगे कि किस तरीके से एटम्स की खोज की गई थी और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। इन सब चीज़ों के बारे में किसने क्या क्या थ्योरी दी थी, जैसे कि थॉमसन ने क्या थ्योरी दी थी, रदरफोर्ड ने क्या थ्योरी दी थी और बोहर मॉडल क्या था। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि जो डाल्टन ने दी थी थ्योरी, उसके वो एग्जिस्ट तो है लेकिन वो भी एग्जैक्टली इतना परफेक्टली नहीं था। बट आगे हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या हुआ था। यहाँ पे मेनली एक साइंटिस्ट के बारे में बात करी गई है, जे जे थॉमसन ने यहाँ पे एक थ्योरी दी थी, इसके बारे में बात करेंगे। जे थॉमसन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन्स की। और ई गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 18th सेंचुरी मतलब 1886 में डिस्कवर्ड किया था न्यू रेडिएशन का, जिसमें गैस जो होते हैं डिस्चार्ज होते हैं, जिसको नाम दिया गया था कैनाल रे। जिसका नाम दिया गया था कैनाल रे, ठीक है। और इसके बारे में आगे हम देखेंगे इसी में। दिस रे वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएटर विच इज अल्टीमेटली लीड टू डिस्कवर द अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इसकी मदद से हमने अल्टीमेटली एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जाना था। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं हैड अ चार्ज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। वो अपोजिट इन साइन होते हैं और उसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है किसके? मैग्नीट्यूड के। किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड के। और साइन जो होता है वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन्स के। अब उसका जो मास होता है अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स होता है किसके? एज दैट इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के क्या होता है? 200 टाइम्स होता है। आगे इसी में बात करेंगे हम लोग। नेम द प्रोटॉन्स इन अ जनरली एन इलेक्ट्रॉन्स इज रिप्रेजेंटेड इन अ ई की पावर -1 माइनस, है ना। ई की पावर माइनस मतलब डिनोट किया जाता है किसके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है उस चार्ज को लिखा गया है। और ये कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन इन 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज अ 1 प्लस। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंसिडर्ड इज नेग्लेजिबल। और इसका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है? नेग्लेजिबल में काउंट किया जाता है। ठीक है, आगे हम इसी में देखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपको कर लेने चाहिए। एनसीईआरटी के ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम स्टार्ट कर रहे हैं। डाल्टन थ्योरी वगैरह हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। थॉमसन मॉडल था क्या? थॉमसन मॉडल के अंदर बताया गया था, एक समझ लो कि ये एक तरबूज है। तरबूज के अंदर मतलब एक फ्रूट्स है जिसके अंदर बताया गया थॉमसन पर्पस्ड एट द मॉडल of an atoms be similar to that Christmas putting the electrons in the pairs of the positive charge like a gluten dried fruits। तो यहाँ पे बताया गया जैसे कि अगर हम देखा जाए तरबूज की बात करें, तरबूज के अंदर जो सीड्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स बताया गया और जो खाने वाला जो पोर्शन होता है रेड लाइक उसको बोला गया कि वो एक क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये दोनों जो होंगे इक्वल अमाउंट में प्रेजेंस होंगे। तो इस तरीके से तो सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या ये पॉसिबल था? नहीं था। इसीलिए यहाँ पे बताया गया वाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर studied in the positively charged sphere like a seeds in watermelon। मतलब इनको बताया गया था इस तरीके से कि दोनों जो होंगे वो बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? वो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा मतलब वो जो एटम होगा वो पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। फिर तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हर एक एटम का जो प्रॉपर्टी है वो इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए तो ये एटम जो है ये मतलब मॉडल जो था फेल हो गया था। और यहाँ पे इसकी क्या क्या बताया गया था इसके अंदर वो बता रहा हूँ। इसके अंदर ये बताया गया था कि एन एटम्स कंसिस्ट एज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। जितने पूरा पॉजिटिवली चार्ज और स्पेयर जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे सेम अमाउंट में। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर द इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नेगेटिव और पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो चार्ज होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। सो द एटम्स होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इस तरीके से तो पूरा जो एटम है वो पूरा क्या हो जाएगा? हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं था।
Although the Thomson model explained that the atoms as a electrical neutral, the result of the experiment carried out by the other scientists could not be explained. और इस तरीके से ये जो मॉडल था इसके बारे में ये गलत हो गया, क्योंकि अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको अलग तरीके से साबित करने की कोशिश करी थी। तो आगे बात करी गई है रदरफोर्ड मॉडल्स के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर देखिए सिंपल कुछ बातें बताई गई हैं जिसको ध्यान में रखनी चाहिए। एक गोल्ड फॉइल लिया गया, जिसका गोल्ड फॉइल इसलिए लिया गया क्योंकि गोल्ड फॉइल की जो होती है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है और एक बहुत पतला, मतलब 100,000 एटम्स थिक था वो, ठीक है, थिन लेयर था उसका, बहुत पतला। अल्फ़ा पार्टिकल्स का डबल चार्ज हीलियम को उसके ऊपर बम्बार्डिंग कराया गया था अल्फ़ा पार्टिकल्स का, और वो जो बम्बार्डिंग कराई गई थी गोल्ड फॉइल के ऊपर, द एज expected that the alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atom, since the alpha particles were much heavier than the protons. Uh, he did not accepted सी लार्ज डिफ्लेक्शंस, तो उनको एक्सेप्ट नहीं था कि इतना सारे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी मिले थे। अभी आगे देखेंगे, इसमें ये देख सकते हैं आप लोग, ये रेज जा रही हैं, जहाँ जहाँ पे न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से वहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल टकरा करके किसी अदर डायरेक्शन में मूवमेंट्स कर रही हैं। तो ये हमें देखने को यहाँ से पता चलता है इस डायग्राम के थ्रू कि यहाँ पे देखिए ये जो सीधी लाइन जा रही है, एक तो वहाँ पे सबसे पहले लाइन, यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहीं भी मदद नहीं मीट कर रहे हैं, इसलिए क्या, और आर पार हो जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन से वो रे टकरा रही हैं वहाँ से वो डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, है ना। तो इस तरीके से इसमें बताया गया था गोल्ड के एटम्स और अल्फ़ा पार्टिकल्स के। और एक था जो एकदम बिल्कुल सेंटर से टकराया और उसी डायरेक्शन में वहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। तो उसको सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस का नाम दिया गया था, क्योंकि इस न्यूक्लियस को ना ही तो कुछ नहीं किया जा सकता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसमें क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो यहाँ पे बताया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो कुछ तो थे ऐसे जो बिल्कुल तेज़ थे और एकदम सीधे सीधे निकल गए, मतलब वो ना ही किसी और इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराए थे। और सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय ए स्मॉल एंगल। कुछ थे जो स्मॉल एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए थे अलग अलग एंगल्स में। और सरप्राइजली वन आउट ऑफ इवन 12,000 पार्टिकल्स अपेयरिंग द रिबॉन्डेड, और इसके ऊपर जो बम्बार्डिंग कराई गई थी वो टोटल 12,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई गई थी, ठीक है, 12,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स। द वर्ड ऑफ रदरफोर्ड, दिस रिजल्ट द ऑलमोस्ट द इनक्रेजिबल एज if you fire on the 15-inch sail at a piece of a tissue paper and it is come back of the heated you, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। रदरफोर्ड का जो जन्म वगैरह है इसके बारे में यहाँ पर डिटेल है, नोबेल प्राइज़ इनको मिला था, तो ये चीज़ें इन्होंने बताया। बट इसमें भी बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि ये बता नहीं पाए थे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इन्होंने ये तो बता दिया, मोस्ट ऑफ द स्पेसेस इनसाइड द एटम्स एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग एनी डिफ्लेक्शन। तो इन्होंने ये बता दिया कि वहाँ पे क्या है कि अल्फा पार्टिकल्स जो थे जो डायरेक्टली पास आउट हो गए थे, तो इसका मतलब ये था कि हमारी जो कोई भी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेसेस तो होते हैं। ये उसके बाद इन्होंने ये बताया कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड from their parts, indicating the positive charge of the atom occupy very little space। इसका मतलब ये था कि कुछ पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हुए थे उसका कारण क्या था कि कुछ पॉजिटिव चार्ज एटम्स जो थे वो कुछ स्पेसेस कैरिड आउट कर रहे थे। और थर्ड में बताया ये गया था कि वेरी स्मॉल fraction of alpha particles were deflected by the 180-degree indications, and all the positive charge and the mass of the gold atom were concentrated in a very small volume। मतलब कुछ ही सेंटर ऑफ द सेल जिसको बोला जाता है वो कुछ ही अमाउंट में था जिससे कॉन्सेंट्रेटेड था, जिसकी वजह से वहाँ से एकदम 180 डिग्री पे वो जो एंगल था बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो गया था, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। देख, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। फ्रॉम द डेटा
He also be calculated that the radius of the nucleus about 10 की power 5 times lesser than the radius of atoms. 10 की power 5 times कम होता है किसका, रेडियस ऑफ द एटम से भी. तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई. ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड फॉरवर्डेड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम विच हैड बिन फॉलोइंग फीचर्स. उसके थे, पहला क्या था, इसके फीचर्स ये थे कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर. सेंटर जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा. इज अ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस कहा जाएगा. नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम्स रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस. और इस न्यूक्लियस के जितने आसपास ही एटम्स जो होते हैं, एटॉमिक मास जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है. और यहाँ पे ये भी बताया गया था द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ. न्यूक्लियस के अराउंड में, सराउंडिंग में जो होगा, पाथ में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रिवॉल्व करेंगे. कुछ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ही रिवॉल्व करेंगे. उसके बाद इन्होंने ये बताया, थर्ड वाले में, थर्ड पॉइंट इन्होंने ये बताया कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉलर देन कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम. एटम के कंपेरेटिव में जो न्यूक्लियस की जो साइज होगी वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा. ये चीज़ें यहाँ से बातें निकल करके आई, 3 बातें. ठीक है. तो रदरफोर्ड में हमने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल, डबल अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम का उन्होंने बम्बार्डिंग कराया. बम्बार्डिंग करा करके उन्होंने इस तरीके का एक रिजल्ट क्रिएट किया जिसके अंदर हम देख सकते हैं ये 180 डिग्री पे ये एक लाइन जो है, देखिए ये वाली जो है ये लाइन बिल्कुल 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रही है. 180 डिग्री पे यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है. इस चीज़ के बारे में जिसको नाम दिया गया सेंटर ऑफ द सेल, मतलब सेंटर बोल सकते हैं इसको. और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें से 12,000 पार्टिकल्स उन्होंने बम्बार्डिंग कराई, अल्फा पार्टिकल्स, जो कि गोल्ड के एटम्स के ऊपर. उससे ये बात निकल के आई कि सेंटर होता है, सेंटर के आसपास न्यूक्लियर एक पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. ये 3-4 बातें हमें यहाँ से समझ में आती हैं. अब हम आगे देखेंगे इसमें क्या, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे रदरफोर्ड के. तो ये रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सेप्टेड टू बी स्टेबल. ये नहीं बता पाया कि अब अगर सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ रिवॉल्व हो रहा है तो कितना हो रहा है, कितने अमाउंट में हो रहा है, कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा. इन चीज़ों को भी ये एक्सप्लेन नहीं किए इन्होंने. तो ये एक पहली ड्रॉबैक्स थी. एनी पार्टिकल्स इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड बी अंडर गो एक्सेलरेटेड ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन. चार्ज पार्टिकल्स वुड बी रेडिएट एनर्जी. मतलब वो किस कारण से रिवॉल्व कर रहे हैं ये भी वो नहीं बता पाए, है ना. ये चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं किए थे अपने मॉडल के अंदर. और वो क्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि लॉसेस हो जाएंगी एनर्जी की और वो वापस कोलैप्स हो जाएंगे. तो ये चीज़ें भी, जैसे कि अगर हम लोग मान लो रनिंग करते थे, एक टाइम के बाद रुक जाते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी जो होती है, एनर्जी लेवल होती है वो डाउन हो जाती है. फिर दोबारा एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेते, फिर धीरे 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 फिर स्पीड आ जाती है हमारी, है ना. तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. बट क्या ये एटम्स के साथ भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल थी या नहीं थी, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करी गई है. बट उतने अच्छे से ये यहाँ पे नहीं बताया गया था. अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे बोहर मॉडल के बारे में.